हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू एनवायरो लर्न हब। आई एम राखी त्यागी एंड आज हम इस सेशन में पढ़ेंगे एक्वीफर्स के बारे में, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए यूजीसी नेट एनवायरमेंटल साइंस, जो दिसंबर 2024 में होना है। तो इस सीरीज़ में जहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे कराऊंगी, कंप्लीट सिलेबस करेंगे, ठीक है। हर एक चीज़, हर एक टॉपिक कवर किया जाएगा, बट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना है, सब्सक्राइब करके रखना, जो सो दैट कि आपको हर एक टॉपिक का नोटिफिकेशन ईजिली टाइमली मिल जाए, ठीक है। तो पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाऊँगी, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एक्वीफर्स। ओके, सो एक्वीफर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डायग्राम में समझेंगे, क्योंकि डायग्राम से चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती है, तो हमें उसी को समझना है। ओके, तो 1 सेकेंड, लेट मी चेक द पेन। ओके, सो ओके, नाउ सी, ये डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अनसैचुरेटेड जोन लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद यहाँ पे ही लिखा है वाटर टेबल। ये ब्लू कलर का जो लाइन है, ये आपका लैंड सरफेस है, दिस वन इज लैंड सरफेस, एंड ये है सरफेस वाटर। देखो, वाटर जो है दो तरीके का, सरफेस वाटर होगा, ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में आएगा आपका रिवर्स, लेक्स, ओशंस, ये सारी चीज़ें। ग्राउंड वाटर जो कि आपका अंडर ग्राउंड है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये सरफेस वाटर की हमने यहाँ पे बात की। तो कोई भी यहाँ पे वाटर बॉडी है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, उसके नीचे जो है आपका पूरा ये पोर्स बता रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि अनसैचुरेटेड जोन क्या होता है और सैचुरेटेड जोन में क्या डिफरेंस होता है। अनसैचुरेटेड जोन वो होगा जहाँ पे जो सॉइल के अंदर पोर्स होंगे, ठीक है। दो तरीके के पोर्स होता है, मैक्रो पोर्स होता है, माइक्रो पोर्स होता है। मैक्रो मतलब बड़े, माइक्रो मतलब छोटे पोर्स होते हैं। तो अनसैचुरेटेड जोन में जो है कि पोर्स जो है सॉइल के अंदर, ठीक है, वहाँ पे एयर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, एयर एंड वाटर। एयर भी रहेगी प्रॉपर अमाउंट में, क्योंकि तभी तो आप यहाँ पे जो भी प्लांटेशन है, कोई भी आप क्रॉप ग्रो कर रहे हो, वो ग्रो कर पा रही है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके यहाँ पे, क्योंकि एयर प्रेजेंट है। ऑक्सीजन यहाँ पे आपका रहेगा, ऑक्सीजन, CO2 दोनों चीज़ें। फिर आपका सैचुरेटेड जोन, सैचुरेटेड जोन उसको बोलते हैं जहाँ पे कि आपका पूरा का पूरा जो पोर्स है वो वाटर से फिल्ड है, ठीक है। पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पे आपको एयर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड जोन। अब यहाँ पे देखो, ये चीज़ दिखाई भी हुई है। अगर हम देखें यहाँ पे, देखो इस पोर में यहाँ पे इस एयर भी है, ये सर्विक रॉक बताया, मतलब कि एक पार्टिकल है, सॉइल का पार्टिकल। तो यहाँ पे बीच में आपका एयर भी प्रेजेंट है, वाटर, ठीक है, वाटर भी प्रेजेंट है यहाँ पे। इट इज़ नॉट ग्राउंड वाटर, हेल्ड बाय मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सराउंड सरफेस ऑफ रॉक पार्टिकल, ठीक है। तो ये वो वाला पानी है जो कि जो रॉक पार्टिकल्स हैं उनसे चिपका हुआ पानी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ये वाला वाटर, जो यहाँ पे देखो ये सरफेस पे हेल्ड है, ठीक है। और ये है आपका, यहाँ पे दिखा रखा है अप्रॉक्सीमेट लेवल ऑफ वाटर टेबल, ओके। यहाँ पे है वाटर टेबल, और इसी चीज़ को यहाँ पे जूम करके दिखाया हुआ है, एक पार्टिकल को लेके, एक एरिया को लेके यहाँ पे चीज़ें मेंशन की हुई है, ओके। एंड ऑल ओपनिंग्स बिलो वाटर टेबल इज़ फुल ऑफ ग्राउंड वाटर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नीचे जितनी भी ओपनिंग है, आप देख रहे हो ना, ब्लू कलर में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, जितने भी पोर्स है, लेकिन यहाँ पे एयर भी है एंड वाटर भी प्रेजेंट है। अब इसको ग्राउंड वाटर नहीं बोल सकते आप, ठीक है, इट इज़ नॉट ग्राउंड वाटर, ओके। So this water is held by some molecular attractions around surface of rock particles. तो ग्राउंड वाटर, जो वाटर टेबल के ऊपर पानी है, जब वाटर टेबल में पानी है, तो उसको आप ग्राउंड वाटर नहीं बोल सकते। जो वो पानी है वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से वहाँ पे है, ओके। तो चलो अब ये वाला स्लाइड हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब देखो, यहाँ पे है जो आपका ये है लैंड सरफेस, ओके। और उसके बाद है यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट वेडो जोन है, ये फ्रिंज वाटर है, दिस इज वाटर टेबल, जो अभी हमने देखा था ना पीछे वाली स्लाइड में, तो ये वही वाटर टेबल है, ओके। इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाटर। जितना भी ये प्रेजेंट है, मतलब जो भी आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जोन में जितना भी पानी प्रेजेंट है,
अब ग्राउंड वाटर को हम बोलते हैं फेरेटिक वाटर। ग्राउंड वाटर में हमें पता है एयर प्रेजेंट नहीं है वहाँ पे, पोर्स में पानी से पूरा फिल्ड है, तो उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। उसके जो अपर सरफेस है दैट इज योर वाटर टेबल, ठीक है। अब ये है आपका, देखो जो मैंने आपको बताया था, दिस इज द जोन ऑफ सैचुरेशन, ओके। और उसके बाद है आपका दिस वन, ये है आपका सॉइल वाटर इंटरमीडिएट बेल्ट, और ये है कैपिलरी फ्रिंज वाटर जिसको जोन ऑफ एरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। जोन ऑफ सैचुरेशन, एरेशन मतलब एयर भी, एयरपोर्ट भी प्रेजेंट है एंड वाटर भी। यहाँ पे सबसे ऊपर रहेगा आपका सॉइल वाटर जिसको प्लांट्स ले अपटेक कर सकते हैं। ये है आपका वेडो जोन, इंटरमीडिएट जोन जो होता है, और ये आपका कैपिलरी फ्रिंज जोन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पानी हो गए, मतलब ये अलग अलग तरीके से हमने यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है कि वेडो जोन कहाँ पे होता है, फ्रिंज वाटर कौन सा होता है। देखो फ्रिंज वाटर को हम कैपिलरी फ्रिंज भी बोलते हैं, ठीक है, कैपिलरी फ्रिंज। कैपिलरी फ्रिंज का मतलब है कि ये थ्रू कैपिलरी एक्शन इसकी मूवमेंट होती है, जो भी यहाँ पे पानी प्रेजेंट होगा थ्रू कैपिलरी एक्शन ये पानी की मूवमेंट होगी। देखो ये वाटर को मैं अलग से भी आपको बताऊंगी, अलग अलग तरीके के सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कौन सा अवेलेबल होता है कौन सा अनअवेलेबल होता है, वो सारी चीज़ें। बट अभी हमें यहाँ पे वीडियो में पढ़ना है कि एक्वीफर्स क्या होते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने आप में बहुत अच्छा अलग टॉपिक है, तो ये चीज़ों को हमें पढ़ना है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्वीफर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक्वीफर, एक्वीटार्ड, एक्वीक्लूड एंड एक्वीफ्यूज 4 चीज़ें होती है, और इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना हुआ, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, इसे मैच द कॉलम में भी क्वेश्चन दिया जाता है। एक्वीफर आपका कौन से एरिया को हम एक्वीफर बोलते हैं, इज अ सैचुरेटेड फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, सैचुरेटेड जो है, ठीक है। It not only store but also yield in adequate quantity. Aquifers are highly permeable formation and hence they are considered as main source of groundwater application. Aquifers जो होता है सैचुरेटेड है, पानी होता है इनके अंदर, 2 तरीके के एक्वीफर्स होता है, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे, ठीक है। तो यही है एक्वीफर जहाँ से हमें ग्राउंड वाटर मिलता है, जहाँ से हम नीचे से पानी लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसा नहीं है कि मतलब स्टोर भी करते हैं, और यील्ड भी, यील्ड मतलब कि आप कितना पानी निकाल पा रहे हो वहाँ से, ठीक है। उसके बाद है एक्वीटार्ड। एक्वीटार्ड क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो सैचुरेटेड फॉर्मेशन, पानी यहाँ पे भी है एक्वीटार्ड में भी, ठीक है। इट परमिट्स अ वाटर थ्रू इट बट डज नॉट यील्ड वाटर इन सफिशिएंट क्वांटिटी। परमिएबिलिटी है, पानी मूव करेगा, लेकिन आप इससे सफिशिएंट क्वांटिटी, इसका यील्ड इतना नहीं है। यील्ड का मतलब है कि पानी कितना देगा ये, ठीक है। आप मतलब बहुत स्लो मूवमेंट है इसके अंदर से, एज मच एज एक्वीफर डज, उससे कम इसके अंदर यील्ड होती है, ठीक है। इट इज़ बिकॉज देयर पार्शली परमिएबल नेचर, क्योंकि ये पार्शली परमिएबल, परमिएबल का मतलब होता है जहाँ से पानी ईजिली मूव कर जाए, और पार्शली परमिएबल का मतलब है कि जहाँ पे पानी की मूवमेंट स्लो हो। बट हावेवर इफ देयर इज एन एक्वीफर अंडर द एक्वीटार्ड, देन द वाटर फ्रॉम एक्वीटार्ड में सीप इनटू द एक्वीफर, ओके। जैसे कि सैंडी क्ले का हम एग्जांपल लें। अब क्ले क्या आपका इम्परमिएबल होती है, और सैंडी क्या है परमिएबल, अगर दोनों का मिक्सचर हम लेंगे तो वो बनेगा आपका एक्वीटार्ड। पानी होता है बट परमिएबिलिटी कम होती है, यील्ड कम है उसकी। फिर एक्वीक्लूड। एक्वीक्लूड क्या है, इट इज़ अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज़ इम्परमिएबल टू द फ्लो ऑफ वाटर, बिल्कुल इसके अंदर से फ्लो नहीं होता है पानी का, ठीक है। इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट वाटर, तो सी से आप लोग याद रखना, इट कैन स्टोर, इसके अंदर पानी होगा, ठीक है, बट ये इसको बिल्कुल भी पानी की मूवमेंट नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें तो क्ले इसका बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि क्ले की पोरोसिटी ज़्यादा होती है बट उसकी परमिएबिलिटी कम होती है। पोरोसिटी हमें पता है कि नंबर ऑफ पोर्स, मान लो अगर मैं यहाँ पे क्ले के पार्टिकल हैं छोटे छोटे इस तरीके से अरेंज्ड हैं एक दूसरे के साथ, वहीं अगर हम सैंड के पार्टिकल, इतने बड़े बड़े पार्टिकल, तो अगर हम पोर्स काउंट करें तो ऑब्वियसली पोर्स कहाँ पे ज़्यादा है, क्ले में, तो पोरोसिटी ज़्यादा है इसकी बट परमेबिलिटी कम होती है। एक्वीफ्यूज, अब फ्यूज से याद रखना, जो फ्यूज है, ठीक है, मतलब कुछ होता ही नहीं है उसके अंदर। तो अब यहाँ पे देखो एक्वीफ्यूज क्या है, इज एन इम्परमिएबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच इज़ नीदर पोरस नॉर परमेबल, ना उसकी पोरोसिटी है ना ही परमेबिलिटी है। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो कॉम्पैक्ट रॉक। अगेन आई एम रिपीटिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में रिपीट होता है, तीनों के अंदर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्वीफर पानी भी होगा, परमेबिलिटी भी होगी, पानी देगा भी। एक्वीटार्ड परमेबिलिटी बहुत कम होती है,
एक्वीफ्लूइड परमेबिलिटी नहीं है, जीरो परमेबिलिटी है। एक्वीफ्यूज ना इसकी पोरोसिटी है, ना स्टोर करता है, ना ही पानी हम इसके अंदर से मूवमेंट होती है। ओके, अब देखो जो मैं आपको हम एक्वीफर का डायग्राम देखते हैं यहाँ पे कि एक्वीफर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखो जो मैंने अभी हमने पीछे देखा अलग अलग, तो ये है आपका एक्वीफ्यूज, ये वाला एरिया जो कि एक कॉम्पैक्ट रॉक की तरह होता है। क्या बताया था मैंने कॉम्पैक्ट रॉक में एक्वीफ्यूज कि ना तो पानी स्टोर करेगा, ना पोरोसिटी है, ना परमेबिलिटी है। नो पोरोसिटी, नो परमेबिलिटी। क्लियर? चलो, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे है कन्फाइंड एक्वीफर। कन्फाइंड एक्वीफर कौन सा होता है वो भी देखते हैं। पहले ये एक्वीक्लूड। एक्वीक्लूड देखो क्या देखा था हमने, इट कैन स्टोर वाटर, बट यहाँ से परमेबिलिटी नहीं है पानी की। ठीक है, पानी को परमिशन नहीं दे रहा अपने आप से मूव करने की, जो कि हमने एग्जाम्पल लिया था इसका क्ले। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका अनकन्फाइंड टेबल, और ये है ये सारी चीज़ें तो मैं खैर बताऊंगी अभी आपको बाद में। तो अभी आपको ये देखना है कि एक्वीफ्यूज ये रहा, एक्वीक्लूड या एक्वीटार्ड भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम। ठीक है, परमेबिलिटी हो सकता है कई बार एकदम एक्वीक्लूड हो, बिल्कुल परमिशन ना दे अपने अंदर से पानी मूव करने की, और कई बार है कि एक्वीटार्ड भी होता है। अब कन्फाइंड एक्वीफर होता है कि जो दो इम्परमेबल के बीच में पानी होता है उसको हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर, और जो ऊपर परमेबल लेयर है और नीचे इम्परमेबल लेयर है वहाँ पे पानी होता है उसको हम बोलते हैं अनकन्फाइंड और वाटर टेबल एक्वीफर। ये पोटेंशियोमेट्रिक सब बताती हूँ अभी डिटेल में। ओके, अभी बस आपको यहाँ पे उनके बीच में डिफरेंस मैं मतलब डायग्राम से आपको समझा रही थी। ये चीज़ अगर आपको क्लियर है तो आगे चलते हैं। हाँ, ये देखो अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वो लिखा भी है सब कुछ स्लाइड में, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है अभी। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपकी बेडरॉक, जो जब भी हमने देखा था ना कि दिस इज एक्वीफ्यूज, ये बोल सकती हूँ मैं इसको, दिस इज एक्वीफ्यूज, बेडरॉक होती है नीचे। उसके बाद आपका कन्फाइंड एक्वीफर रहेगा। कन्फाइंड एक्वीफर वो जो कि दो इम्परमेबल लेयर के बीच में पानी होता है, सैंडविच होता है उनके बीच में, उसको हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर। ये आपकी सॉलिड क्ले और रॉक, ये भी क्या हो गई, इम्परमेबल, जैसे कि एक्वीक्लूड या फिर एक्वीटार्ड। ओके, ये आपका आर्टिशियन एक्वीफर। ठीक है, ये भी अगेन से एक्वीटार्ड या फिर एक्वीक्लूड, एक्वीक्लूड हो गया। ओके, ये जो है यहाँ पे कन्फाइंड एक्वीफर बोलोगे इसको भी। ठीक है, सब ग्राउंड वाटर के अंदर चीज़ें हैं। ये जो यहाँ पे दिखाई कि ये रिचार्ज कैसे होगा। अब रिचार्ज का मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं है कि ग्राउंड वाटर इतना है कि आप उसको एक्सट्रैक्ट करते जाओ, तो उसका रिचार्ज होना भी तो ज़रूरी है। उसके अंदर पानी कहाँ से आएगा। देखो दो चीज़ें होती हैं, जब भी प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, पानी आएगा बारिश का, तो क्या होगा, या तो इनफिल्ट्रेशन होगा या फिर रन ऑफ होगा। ओके, तो आप लोग मुझे बताइए कि जो रिचार्ज होता है सरफेस वाटर बॉडी की अगर मैं बात करूं और ग्राउंड वाटर की अगर मैं बात करूं, तो कौन सा इनफिल्ट्रेशन से कौन सा रिचार्ज होता है एंड रन ऑफ से कौन सा रिचार्ज होता है। अब तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आगे पढ़ाती हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं अभी के अभी। ओके, तो देखो ये रिचार्ज हो रहा है, मतलब इसके अंदर पानी आ रहा है ग्राउंड सरफेस, अपर सरफेस से। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका रिचार्ज एरिया होता है, कुछ परमेबल ऊपर लेयर है, तो वहाँ से इसके अंदर पानी आता रहेगा। अब यहाँ पे जो वेल, मतलब आप अगर कोई बोरिंग करोगे इसके अंदर, कोई भी बोरवेल डालोगे, तो अब देखो ये तो कोई मतलब किसी दो चीज़ के बीच में कोई चीज़ दबी हुई है, प्रेशर है ऊपर से भी और नीचे भी। तो यहाँ पे प्रेशर क्या रहेगा आपका, ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर रहेगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कम है और इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो जब भी आप इसके अंदर बोरवेल डालोगे तो एकदम से प्रेशर से पानी आएगा, आपको किसी भी पंप की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिशियन वेल। ठीक है, कई बार आर्टिशियन एक्वीफर भी लिखा हुआ, रिमेंबर आर्टिशियन वेल होता है आपका कन्फाइंड एक्वीफर के अंदर। इसके अंदर पानी नेचुरली बाहर आता है क्योंकि बहुत हाई प्रेशर होता है अंदर, और इसी को हम बोलते हैं आर्टिशियन वेल, कोई पंप की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। फिर आपका अनकन्फाइंड एक्वीफर, अनकन्फाइंड हमें पता है कि नीचे इम्परमेबल है और ऊपर परमेबल लेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप वेल डालोगे, कोई बोरवेल डालोगे, तो यहाँ पे आपको पंप के थ्रू, क्योंकि ये हम वाटर टेबल से पानी ले रहे हैं,
ठीक है, वो उतना ज़्यादा उसके अंदर प्रेशर नहीं है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको पंप यूज़ करना पड़ेगा और इस वेल को हम बोलते हैं वाटर टेबल वेल, आर्टिशियन वेल, वाटर टेबल वेल। ठीक है, ये आपकी स्ट्रीम है और ये आपका यहाँ पे वाटर टेबल है। ओके, तो स्ट्रीम रिवर्स, ये तो कोई लैंड सरफेस के ऊपर डिप्रेशन है तो वहाँ पे आपको मिलेगा जो भी सरफेस वाटर बॉडीज होती है, कन्फाइंड, अनकन्फाइंड एक्वीफर, आर्टिशियन एक्वीफर किसको बोलते हैं, ठीक है, एंड आर्टिशियन वेल किसको बोलते हैं। अब एक और चीज़ देखी थी हमने वहाँ पे, ये पोटेंशियोमेट्रिक, ये मैं आपको बताती हूँ। पोटेंशियोमेट्रिक देखो क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो आर्टिशियन वेल होती है उसके अंदर पानी प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, तो पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस इन कन्फाइंड एक्वीफर वो होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है हमारी ऑन द लैंड सरफेस, जहाँ पे हम ये बताते हैं कि कहाँ तक इस आर्टिशियन वेल में नेचुरली पानी आ सकता है। ठीक है, मान लो ये लेवल यहाँ पे देख रहे हो ना कि यहाँ तक पानी है, तो इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, रिचार्ज एरिया जो है आपका, वहाँ से लेके एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि भाई नेचुरली पानी यहाँ तक, कहीं तक भी हो सकता है ये पानी। ठीक है, तो जो नेचुरली इमेजिनरी लाइन होती है कि जहाँ पे नेचुरली आर्टिशियन वेल के अंदर कितना पानी होगा, ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियोमेट्रिक और पिजियोमेट्रिक सरफेस भी बोलते हैं इसको, पिजियोमेट्रिक लाइन। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, चलो अब हम इनको पढ़ लेते हैं जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, सो इट इज़ अ कन्फाइंड अंडर प्रेशर ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मैंने आपको बताया था, बाय ओवरलाइंग इम्परवियस और एक्विक्लूड और सेमी परवियस एक्विटार्ड व्हेन द वाटर लेवल इन द वेल पेनिट्रेटिंग द कन्फाइंड एक्वीफर राइजेस अबव द ग्राउंड फॉलोइंग वेल, अदरवाइज कॉल्ड आर्टिशियन वेल, फ्लोइंग वेल बोलेंगे या फिर आर्टिशियन वेल बोलेंगे इसको। द इमेजिनरी सरफेस टू विच वाटर राइजेज इन वेल टैपिंग एन आर्टिशियन एक्वीफर इज नोन एज द पिजियोमेट्रिक सरफेस या फिर पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस, दोनों टर्म आपको याद रखनी है। आफ्टर दैट कन्फाइंड एक्वीफर कुछ नहीं है, जो मैंने आपको समझाया वही लिखा है। इट इज़ अ परमिएबल बेड सैचुरेटेड विद वाटर टेबल सर्व एज अ अपर सरफेस ऑफ द जोन ऑफ सैचुरेशन। इट इज़ अदरवाइज भी कॉल्ड एज अ वाटर टेबल एक्वीफर या वाटर टेबल वेल भी बोलते हैं इसको। वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन एन अनकन्फाइंड एक्वीफर इज कॉल्ड द अनकन्फाइंड और फेरेटिक वाटर। जो मैंने आपको बताया था ना कि जो सैचुरेटेड जोन है उसको हम फेरेटिक वाटर भी बोलते हैं, तो वही यहाँ पे बताया, द अपर सरफेस इज अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस इज कॉल्ड द वाटर टेबल। आई होप अब आपको वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर क्या होता है, फेरेटिक वाटर किसको बोलते हैं, दोनों में डिफरेंस पता होगा। सैचुरेटेड जोन का जो अपर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं वाटर टेबल। अच्छा, एक और इसमें कॉन्सेप्ट है पर्ज्ड एक्वीफर। आई लेट मी चेक, अगर मैंने डायग्राम बनाया है तो डायग्राम नहीं है इसका। ओके, पर्ज्ड एक्वीफर देखो क्या होता है सॉरी, कोई भी मान लो ये आपका कन्फाइंड अनकन्फाइंड एक्वीफर है, दिस इज अनकन्फाइंड, मतलब ये परमिएबल लेयर है आपकी और ये इम्परमिएबल है। तो कई बार क्या होता है कि जब भी हम बोरवेल कर रहे हैं तो एक ना कुछ सरफेस होता है ये इम्परमिएबल लेयर का हो, मान लो यहाँ पे क्ले है बहुत सारी, ठीक है, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, जो रिचार्ज वाटर है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और जब हम बोरवेल करते हैं तो हमें पानी मिल जाता है और हम खुश हो जाते हैं कि हाँ पानी आ गया, लेकिन ये पानी बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो कुछ टाइम बाद वो पानी आना बंद हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं पर्ज्ड वाटर टेबल। Are special kind of ferretic aquifers occurring whenever an impervious layer of limited extent is located between the water table of a ferretic aquifer and the ground surface, thereby making a groundwater body separated from the main groundwater body to be formed. तो इसको हम बोलते हैं पर्ज्ड वाटर टेबल। ठीक है, तो ये आपको आप इसको बोल सकते हो, ये यहाँ पे आपको कहीं मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, दिस इज़ योर पर्ज्ड वाटर टेबल। यहाँ पे थोड़ा पानी भरा होता है और जब यहाँ पे आप वेल डालोगे तो आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होता है। ओके, ये प्रेसिपिटेशन वाला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आई होप आप लोगों ने आंसर किया होगा। सो लेट मी चेक कि क्या चीज़ है ये। अब देखो, जब प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश हुई है तो दो चीज़ें होंगी, ये सॉइल है, ओके, एंड यहाँ पे आपकी कोई वाटर बॉडी है। तो जब बारिश का पानी आएगा, ठीक है, तो जब पानी की जो मूवमेंट होती है अपर सरफेस से सॉइल के अंदर, इसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन।
इनफिल्ट्रेशन। और जब पानी के विद इन सॉइल अगर मूवमेंट हो रही है, विद इन सॉइल मतलब पानी के मतलब सॉइल के अंदर जब पानी की मूवमेंट हो रही है उसको हम बोलते हैं परकोलेशन, परकोलेशन। ठीक है, अब देखो बारिश आई तो आपने देखा ना कि बहुत सारा पानी भी बहता रहता है, वो कहीं मतलब इतना पानी अगर इकट्ठा हो गया तो वो क्या होता है, जो पानी इनफिल्टर नहीं हुआ है तो उसको हम बोलते हैं रन ऑफ। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका ग्राउंड वाटर है वो कैसे रिचार्ज होगा, वो इनफिल्ट्रेशन से होगा, और जो सरफेस वाटर होगा वो रन ऑफ से रिचार्ज होगा, क्योंकि पानी बह के कहाँ जाएगा, जो सरफेस वाटर बॉडीज है वहाँ पे जाके इकट्ठा होगा। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी भी अर्बन एरिया में जैसे फ्लड की कंडीशन क्यों बनती है, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन बहुत कम है, क्योंकि सॉइल है नहीं, आपको कच्ची मतलब ऐसे वो नहीं मिलेगा ना, पूरा का पूरा कंक्रीट एरिया है। तो इनफिल्ट्रेशन रेट, अगर इनफिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा और रन ऑफ कम होगा तो फ्लड की कंडीशन नहीं होगी, और अगर रन ऑफ ज़्यादा होगा, इनफिल्ट्रेशन कम होगा तो फ्लड की कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कैसे दोनों चीज़ें रिचार्ज होती हैं। ओके, ये जो मैंने यहाँ पे रिचार्ज बताया था ना, ये आपका इनफिल्टर वाटर है, और जो अगर सरफेस वाटर बॉडीज़ की बात करें तो वो रन ऑफ वाटर से रिचार्ज होती हैं। ठीक है, अब देखो इसके कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला आपका स्पेसिफिक इल्ड, जो हम पीछे भी हमने देखा था, पीछे वाली स्लाइड्स में भी कई बार ये टर्म यूज़ हुई है। सो द रेशियो ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम एन अनकन्फाइंड एक्वीफर टू द ड्रेनेज टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एक्वीफर, कि कितना पानी आया है और कितना पानी वहाँ पे प्रेजेंट था, कितना पानी हम निकाल पाए हैं। इट इज़ अ मेजर ऑफ द वाटर रिसोर्स अवेलेबल इन एन एक्वीफर एंड इज ऑल्सो नोन एज द इफेक्टिव पोरोसिटी। ओके, स्पेसिफिक इल्ड इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक रिटेंशन एंड टोटल पोरोसिटी। तो इसका ये रिलेशन होता है n इज इक्वल टू एस वाई प्लस, ये इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो n है यहाँ पे आपका टोटल पोरोसिटी, कि कितने नंबर ऑफ पोर्स प्रेजेंट एक वॉल्यूम में। ठीक है, वर्ड्स भी लिखा होता है कई जगह। ये है आपका एस वाई स्पेसिफिक इल्ड, और ये आपका स्पेसिफिक रिटेंशन। अब ये स्पेसिफिक रिटेंशन क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट रिमेन इन द एक्वीफर ड्यू टू कैपिलरी फोर्स ड्यूरिंग ग्रेविटी ड्रेनेज। ग्रेविटी ड्रेनेज का मतलब है कि मान लो ये पानी है, ठीक है, सॉइल है, इसके अंदर से पानी जा रहा है, तो कुछ तो ग्रेविटेशनल पुल के थ्रू पानी नीचे चला जाएगा, लेकिन कुछ यहाँ पे ही रह जाएगा पानी। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिटेंशन, वो पानी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये ना कुछ पोरोसिटी और स्पेसिफिक इल्ड है। अब आप यहाँ पे एक रिलेशन देखोगे, देखो क्ले है आपका, कितना है इसकी पोरोसिटी 45 टू 55। पोरोसिटी ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ पोर्स ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, लेकिन इसका इल्ड जो है वो कितना है 1 से लेकर 10%, क्योंकि क्ले से आप पानी नहीं निकाल सकते। सैंड का है 35 टू 40, और स्पेसिफिक इल्ड है इसका 10 टू 30। मैं लिख दे रही हूँ कि मे बी आपको फिर आपका ग्रेवल 30 टू 40 एंड दिस वन इज 15 टू 30. Sandstone is 10 to 30 and this is 5 to 15. Shale is 1 to 10 and this is 0.5 to 5. ठीक है, तो इल्ड भी कम है इसका और पोरोसिटी भी कम है। लाइमस्टोन इज अगेन 1 to 10 और इस तरीके से, क्योंकि दोनों की दोनों क्या आपकी रॉक टाइप है। ठीक है, तो यहाँ से आप रिलेशन पता कर सकते, मतलब आप यहाँ से देख के भी बता सकते हो। ये जो आपका ये याद करना ज़रूरी है, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में जब न्यूमेरिकल देते हैं तो दे भी मतलब इनको मेंशन भी कर देंगे, आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड भी कर देंगे, बट आपको याद भी रखनी पड़ती है कई बार। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज़ द एस्टिमेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इल्ड फॉर सैचुरेटेड पॉन्ड एक्वीफर ऑफ 1 मीटर। ठीक है, इसके डायमेंशन दिया 1 मीटर विड्थ एंड 2 मीटर डेप्थ एंड द लेंथ ऑफ 4 मीटर। ठीक है, विड्थ दी है या ब्रेड्थ आप बोलोगे 1, डेप्थ दी है आपकी 2 मीटर एंड जो लेंथ दी है दैट इज 4 मीटर। कंसिडर द पोरोसिटी, पोरोसिटी आपको दे दिया है यहाँ पे, सैंड की दी है 35% और स्पेसिफिक इल्ड आपको दिया है कितना 25%। ओके, तो आपको यहाँ पे निकालना है कि कितना आप वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए फटाफट और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आंसर होगा इसका।
ठीक है। तो देखो हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, उसके लिए हमें क्या करना है, पोरोसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। इसके लिए हमें करना है पोरोसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, मटेरियल मतलब इस एक्वीफर का वॉल्यूम। ओके, तो पोरोसिटी कितनी गिवन है, 35, ठीक है। चलो परसेंट में लिख रही हूँ मैं अभी। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हम यहाँ पे निकाल लेंगे पहले, मटेरियल क्या होगा, 1 लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, 4 इंटू 2 है ना, 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, मीटर क्यूब सॉरी, ओके, क्योंकि वॉल्यूम है 3 मीटर है। तो ये हो गया आपका 8 मीटर क्यूब। अब इसको परसेंट से मैं यहाँ पे हटाऊंगी, ठीक है, तो ये मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 280 ना, 280 बाई 100, 10 on 10, और ये आपका आ गया 2.8 मीटर क्यूब। इतना पानी आप इससे रिमूव कर सकते हो। तो ऑप्शन में अगर हम देखें 2.8, 28, 0.28, तो देखो ऑप्शंस भी ऐसे दिए हैं कि आपको एकदम स्पेसिफिक इसका आंसर निकालना पड़ेगा, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका। फिर देखो, एक्वीफर दैट एक्सटेंड कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम द लैंड सरफेस थ्रू मटेरियल ऑफ हाई परमेबिलिटी आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, कौन से एक्वीफर होंगे, वो अनकन्फाइंड एक्वीफर होंगे, क्योंकि हाई परमेबिलिटी होती है उनकी। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज, क्योंकि दिखा है ना यहाँ पे देखो हाई परमेबिलिटी दैट आर अनकन। तो इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इससे जितना मैंने आपको इसमें बताया आप उतना याद कीजिए, तो आपको याद इन द सेंस कि आप उतना समझिए, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो, ग्राउंड वाटर डिपेंड्स ऑन द, अब जो ग्राउंड वाटर की मूवमेंट है किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली पोरोसिटी रहेगी आपकी, परमेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा, और किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, बताइए किस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि क्या आंसर होगा। आपको बताना है कि ग्राउंड वाटर मूवमेंट किस किस फैक्टर पे, पोरोसिटी, परमेबिलिटी, स्पेसिफिक इल्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन कैपेसिटी। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, a rock body or formation which may be porous enough to hold enough quantity of water but by virtue of its other property do not allow, होल्ड कर सकती है बट अलाउ नहीं कर रही है उसके मूवमेंट को। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। तो आई होप, क्योंकि अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर ईजिली बता पाओगे, ओके। क्योंकि देखो, अगेन मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ कि अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। PYQs करना मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए, ठीक है। आप थ्योरी कितना भी पढ़ लो, आप नहीं कर पाओगे कॉप अप चीज़ों से। अगर आप PYQ सॉल्व करोगे तो आपकी थ्योरी भी हो जाएगी एंड आपका पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। PYQ में ऐसा नहीं कि अगर मान लो इसका आंसर जो भी है, क्योंकि मैं अभी आंसर नहीं बताऊँगी, तो आपको ये भी देखना कि चलो जो आंसर हमारा करेक्ट था वो तो था, एक्वीफ्यूज क्या होता है, एक्वीक्लूड क्या होता है, एक्वीफर क्या होता है, डिफरेंस क्या है इन तीन में, ठीक है। तो इस तरीके से ये नहीं करना आपको कि अच्छा मैंने बस राइट आंसर देख लिया, हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। आपको इसका प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मैं एक आपको पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम स्ट्रैटेजीज़ के मतलब देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो फॉर योर टारगेट ऑफ GRF। एंड आई होप आपको अभी ये एक्वीफर क्लियर हुआ होगा। इसमें अभी हमने डार्सी लॉ नहीं पढ़ा है, ठीक है। डार्सी लॉ अलग से हम डिस्कस करेंगे एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।